हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पुष्पीय पौधों में प्रजनन। तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो कि आप कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, देखो सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन इम्पॉर्टेंट है कौन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि आप सारी चीज़ों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो रटना नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। तो चलो, ये है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंड फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बात की है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और ये हमारे पास एक डायग्राम आता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है, अब हमने कहा कि ये तो पूरा ये हमारे पास क्या है, पूरा एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरा एंडोस्पर्म है यहाँ पे, और इसमें एक सेल है जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं। जाइगोट में अब क्या होगा, डिवीजन यहाँ पर होता है। ठीक है, जाइगोट में जब डिवीजन है बाहर निकाल करके देखा, अब ये जो बना है इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, आपने कहा एम्ब्रियो सैक में हुआ है। ठीक है, जाइगोट जो है वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। एक सेल को बेसल कहते हैं और दूसरी ऊपर वाली सेल को जो है वो बेसल कहते हैं, नीचे वाली सेल को टर्मिनल कहते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कलर यहाँ पे अलग अलग किए हैं। अब बेसल में भी क्या होंगे, डिवीजन होंगे, और टर्मिनल में भी डिवीजन होंगे। बहुत सारी सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बेसल सेल जब बहुत सारी सेल्स बना देते हैं, एक चेन जैसी बनाते हैं, ऐसा ऐसा, इसको हम कहते हैं सस्पेंसर। ठीक है, ये होगा सस्पेंसर। और जो आपकी टर्मिनल सेल्स है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स डिवाइड करके एक गोले जैसी संरचना बना देती है, जिसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहेंगे, क्योंकि आगे चल करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यही करेगा। कौन कौन करेगा, यहाँ पे टर्मिनल सेल से ही आपने कहा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो होगा, क्योंकि आपने कहा गोले जैसी संरचना है। ठीक है, एक सर्कल जैसी संरचना है, जिसको हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह रहे हैं। ग्लोबुलर एम्ब्रियो में फिर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस चलती है, और ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप एम्ब्रियो में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। देन आपने कहा कि ये जो एम्ब्रियो है इसमें फिर से डिवीजन होते हैं, और ये हमारा सस्पेंसर ये यहाँ पे है, और जो यहाँ पर क्या है, टर्मिनल सेल से ये हार्ट शेप एम्ब्रियो था, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये अगर हम यहाँ पर इसकी लेबलिंग करें तो ये हमारा रेडिकल होता है, ये हमारा प्लूम्यूल होता है, ये हमारे कॉटिलीडॉन्स होते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। तो ये जो अभी मेच्योर एम्ब्रियो है ये क्या है, आपने कहा उल्टा है। ठीक है, उल्टा होगा, क्योंकि रेडिकल से तो रूट बनेगी, रूट ऊपर तो नहीं बनेगी, नीचे बनेगी, तो ये उल्टा होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने इसे उल्टा किया है, तो हमने कहा ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से शूट बनेगा, ये रेडिकल है, रेडिकल से रूट बनेगी, ये आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस आती है यहाँ पे, ये कॉटिलीडॉन्स यहाँ पर आते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर में जो हम दिखा रहे हैं वो एंडोस्पर्म है। हमने कहा कि ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है उनको हम क्या कहते हैं, और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता उनको क्या कहते हैं। देखो किन में रहते हैं किन में नहीं रहता है, पहले ये समझते हैं। जिनके कॉटिलीडॉन में एंडोस्पर्म रह जाता है, ठीक है, जिसके कॉटिलीडॉन में क्या होगा, एंडोस्पर्म रह जाता है, तो वहां पर वो बीज कैसे होंगे, क्वेश्चन ये है। और जिनमें नहीं रह जाता है वो बीज कैसे होंगे, बीजों की संरचना में क्या होगा, अंतर होगा। एक बार देखो, क्वेश्चन ये है कि जिन बीजों में एंडोस्पर्म रहता है उनको हम क्या कहते हैं, जिनमें नहीं रहता है उनको हम क्या कहते हैं। देखो एक बार, अच्छा कॉटिलीडॉन्स का फंक्शन क्या होता है, ये पता है कॉटिलीडॉन का फंक्शन क्या होता है। कॉटिलीडॉन में जो होता है वो फूड रिजर्व रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जब हम बीज को बोते हैं तो यहीं से नया प्लांट बनेगा, यहाँ से शूट और यहाँ से रूट बनेगी, तो इसमें फूड रिजर्व रहता है कॉटिलीडॉन्स में। ठीक है, जितना ज्यादा फूड यहाँ पे रिजर्व रहेगा उतना कम एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा एंडोस्पर्म उतना कम फूड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब एक हिंट है आपके लिए, बताओ ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो, तो दो टर्म हमने यहाँ पे पढ़े हैं, वो दो टर्म कौन से हैं, देखो। अच्छा, ये इमेज समझ में आ गई है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गई है तो ये जो इमेज आपको दिखाई गई है ये वही है।
थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। तो ये जाइगोट था, जाइगोट एक सेल से दो सेल में डिवाइड हुआ। अब ये देख रहे हो, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब एक सेल से दो सेल में हुआ, एक को बेसल और एक को टर्मिनल हम कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है जिसमें हमने कहा ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, और ये हमारे पास क्या आता है, सस्पेंसर आता है, ठीक है। देन जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप में बन गया है, ये हार्ट शेप है, ये सस्पेंसर है, और ये हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो यहाँ पर आता है। देन फिर से ग्रोथ होती है और हम देखते हैं कि ये सस्पेंसर है, यहाँ पे कॉटलीडॉन्स का फॉर्मेशन होने लगा है, ठीक है। यहाँ पे कॉटलीडॉन्स का फॉर्मेशन होने लगा है और फाइनली मेच्योर एम्ब्रियो आ गया है। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे कॉटलीडॉन जिनमें एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है, ये एक कॉटलीडॉन है। और मैंने कहा कि अगर इसमें एंडोस्पर्म रहता है, इट मीन्स कि एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म यहाँ पे कंज्यूम नहीं किया, कुछ एंडोस्पर्म यहाँ पे रह जाता है। ऐसे कॉटलीडॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, थिन यानी कि पतले होते हैं, ठीक है। इनमें जो फूड होता है, रिजर्व फूड जो होता है वो कम होता है, और ऐसे बीज आपको पतले देखने को मिलेंगे। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो मैंने कहा कि गेहूं, एक एग्जांपल आपका आता है वीट यानी कि गेहूं। गेहूं के जो बीज होते हैं वो यहाँ पे, ये तो डाइको स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो गेहूं है और एक सिंगल कॉटिडॉन बनाते हैं यहाँ पे, और मैंने कहा उसमें यहाँ पे क्या है, एंडोस्पर्म है। ऐसे बीज जिसमें एंडोस्पर्म रह जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, नो एंडोस्पर्म, उनको हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल पी, मटर, या जो पीनट होते हैं। ये जो बीज होते हैं डाइकॉटिडॉन्स इनमें देखने को मिलते हैं, दो कॉटिडॉन्स देखने को मिलते हैं, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। और जो कॉटिडॉन्स है उनमें फूड रहता है, फूड क्या होता है इसमें, भरा हुआ रहता। चलो यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। अच्छा हाँ, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल आप लोग देख लेंगे। अगर यहाँ तक की बात हो गई है तो पढ़ ले, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हमने क्या पढ़ा है, क्या आया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हमारे पास। आपने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इंक्लूड्स एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या क्या होता है यहाँ पे, एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, दूसरा मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल जो है वो यहाँ पे मैच्योर होते हैं इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा। अच्छा अगर आप पीछे जो इमेज है हमारी, यहाँ आ जाओ, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो मेच्योर एम्ब्रियो बना है ये किसके अंदर बना है, आपने कहा पूरा ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक था, ठीक है, एम्ब्रियो सैक से बना है। अच्छा ये एम्ब्रियो सैक कहाँ था, आपने कहा ये था यहाँ पे ओव्यूल में। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वापस आ जाओ, थोड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ देखो ये है ओव्यूल हमारे पास, ठीक है। ओव्यूल्स में आपकी जो कवरिंग्स आती है। अच्छा ये जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक बना है, ये एम्ब्रियो सैक कैसे बना है, उस एक मेगास्पोर से बना है, ठीक है। उस मेगास्पोर में आपने कहा ये जाइगोट है और ये पूरा यहाँ पे एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ठीक है। यहीं से तो आपने कहा कि क्या हुआ है, यहीं से तो हमने कहा इसका फॉर्मेशन हुआ, एक मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो किस में होगा, आपने कहा ये एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ये सीड में डेवलप होता है। कौन, आपका जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होता है। देन फ्रूट कहाँ से बनेगा, तो फिर से थोड़ा वापस आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। तो ये है ओव्यूल और ओव्यूल डेवलप हो रहा है
सीड में ये जो बाहर ओवरी है, ये वाली जो ओवरी है, ये डेवलप होकर के क्या बनाती है, फ्रूट। डेवलप यानी कि इसकी जो लेयर है वो यहाँ पे आगे चल करके क्या बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे। तो हमने कहा कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें क्या क्या हो रहा है, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा हमने बोला एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पे ओव्यूल से सीड बनेगा एंड ओवरी से यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यही इवेंट हमने देखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंडोस्पर्म के बारे में, तो आपने कहा द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज हैविंग अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है यहाँ पे वो डिवाइड करती है, और यहाँ पर जब डिवाइड करेगी कितनी बार, बहुत सारे टाइम बाद ये डिवाइड करते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जिसमें फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। तो जो एंडोस्पर्म है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट तो दो तरीके से होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप। फ्री न्यूक्लियर टाइप जो होता है, जिसमें हमने देखा था कि न्यूक्लियस फ्री रहते हैं, वहां पे कॉमन मेथड है यहाँ पे, और फ्री न्यूक्लियस जब रहते हैं तो उसमें हमने एग्जांपल कोकोनट वाटर का देखा था। सेलुलर टाइप में जब न्यूक्लियस जो होते हैं उनके चारों ओर जो वॉल्स है उनका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अब आते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस पे। आपने कहा नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज, पूरी तरीके से एंडोस्पर्म का यूटिलाइजेशन होता है, या एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर देता है, यूज कर देता है बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सीड, सीड के मेच्योर होने से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल है पी और ग्राउंडनट। ठीक है, मटर के जो दाने होते हैं उसमें क्या है, एंडोस्पर्म नहीं रह जाता है। नेक्स्ट हमने बोला एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं, अ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर सीड, एक परिपक्व बीज में एंडोस्पर्म जो है वो रह जाता है। एग्जाम्पल है व्हीट है, मेज है एंड कैस्टर हमारे पास है। तो हमने बोला निषेचन के बाद की घटनाओं में एंडोस्पर्म और भ्रूण का विकास, बीजों में अंडाशय की परिपक्वता और फलों में अंडाशय शामिल है। भ्रूण कोश जो है एंडोस्पर्म, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका कई बार विभाजित होकर त्रिगुणित भ्रूण कोश ऊतक बनाती है, जिसमें आरक्षित खाद्य सामग्री होती है। भ्रूण कोश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मुक्त केंद्रक प्रकार और कोशिकीय प्रकार। गैर एल्ब्यूमिनस में हमने बोला एंडोस्पर्म पूरी तरह से उपयोग किया जाता है बीजों की परिपक्वता से पहले, जैसे मटर और मूंगफली। एल्ब्यूमिनस में हमने बोला परिपक्व बीजों में एंडोस्पर्म का एक हिस्सा रहता है, जैसे गेहूं, मक्का, अरंडी। एक बार रीड करो। चलिए आगे बढ़े। अब है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा, एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसी साइड एक्सेल थी और उसी साइड में आपने कहा जाइगोट का फॉर्मेशन बना था। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड, जहां पे जाइगोट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपने कहा भ्रूण थैली माइक्रोपाइलर अंत में, एंड में, यानी कि माइक्रोपाइलर छोर में विकसित होता है, जहां जाइगोट स्थित होता है या युग्मनज स्थित होता है। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, जिसको भ्रूण जनन कहते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव राइज टू अ प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू अ ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। आपने कहा भ्रूण जनन क्या है, भ्रूण के विकास में प्रारंभिक जो चरण होता है जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो और बाद में गोलाकार दिल के आकार का और परिपक्व भ्रूण को जन्म देता है। भ्रूण में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में हमने बात की है, कॉर्टिडॉन्स के बारे में प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमने किस में पढ़े हैं, एम्ब्रियो में पढ़े हैं। चलो, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। एक टॉपिक और हमारे पास रह जाता है जिसमें हम देखते हैं मोनोकॉर्टिडॉन एंड डाइकॉर्टिडॉन। यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है, एक बार आप लोग उसे घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। मोनोकॉर्टिडॉन और डाइकॉर्टिडॉन सीड का डायग्राम आपको देखना है कि क्या क्या उसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो एक टॉपिक जो हमारा रह जाता है दैट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा फ्रॉम of asexual reproduction, a mimic sexual reproduction, seed formation without fertilization। शॉर्ट में आपको बता रखा है एपोमिक्सिस होती क्या है। फ्रॉम asexual reproduction यानी कि जो अलैंगिक प्रजनन से मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो लैंगिक प्रजनन है उसे मिमिक किया जाता है, उसे कॉपी किया जाता है, उससे सीड फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ये क्या एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें लैंगिक जनन को मिमिक किया जाता है, उसे कॉपी किया जाता है, सीड फॉर्मेशन होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। फॉर्मेशन ऑफ एपोमेटिक सीड,
कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? जो डिप्लॉइड सेल होती है फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, एक डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। सेल्स ऑफ न्यूसेलस, यानी कि जो न्यूसेलस के सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, एग्जांपल सिट्रस एंड मैंगो। इसमें होता है क्या, देखो यहाँ पर जो न्यूसेलस है, ठीक है, ठीक है, और ये न्यूसेलस यहाँ पर है, ये न्यूसेलस हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सेल है, इसमें जो न्यूसेलस की सेल है ये ऐसे यहाँ पे ग्रो होने लगती हैं, ऐसे ये अंदर की ओर जाने लगती हैं, और ये क्या करती हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगती हैं, ठीक है, ऐसे करके जी क्या करेंगे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। अब जितने एम्ब्रियो यहाँ पे बन रहे हैं उतने ही सीड यहाँ पर बनेंगे, तो इसीलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल जैसे सिट्रस हो गया है, यहाँ पर आपको पॉली एम्ब्रियो कंडीशन आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे अकेरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड ऑफ्टन एसोसिएटेड विद अपोमिक्सिस, एग्जांपल सिट्रस एंड ग्राउंडनट है। तो आपने कहा अपोमिक्सिस एक अलैंगिक जनन का रूप है जिसमें यौन प्रजनन की नकल की जाती है। निषेचन के बिना बीज यहाँ पे बनता है। अपोमिक्टिक बीजों का जो निर्माण है वो कैसे होता है, द्विगुणित कोशिका से। एक डिप्लॉइड सेल है जो निषेचन के बिना ही भ्रूण में विकसित हो जाती है। भ्रूण थैली के आसपास जो बीजांडकाय है यानी कि न्यूसेलस की जो कोशिकाएं हैं वो भ्रूण थैली में फैल जाते हैं और भ्रूण में विकसित होता है, ठीक है, जिसको हम बहुभ्रूणता यहाँ पे कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की जो उपस्थिति होती है वो बहुभ्रूणता कहलाती है, अक्सर एपोमिक्सिस से जुड़ी होती है। इसमें सिट्रस और मूंगफली आपके एग्जाम्पल आते हैं। तो देखो आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो गया है, हमने चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे कवर किए हैं। अभी तक अगर कोई डाउट आपको है, जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनमें कोई डाउट है, अभी भी कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आपका चैप्टर क्लियर है। एक आधी टॉपिक जो इसमें रह जाते हैं वो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। तो एक बार अगर हम देखें अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले में पढ़ा था जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे आपको बनाने हैं नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आपको एंथर और पिस्टिल का डायग्राम जो बनाना है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या कहिए डिफिकल्ट है कि नहीं, बचपन से बनाते चले आ रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट होगा गैमीटोजेनेसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। जब गैमीटोजेनेसिस पढ़ोगे तो आप यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी पढ़ोगे। गैमेटोजेनेसिस में एंथर का टीएस आप पढ़ लोगे। गैमेटोजेनेसिस में जब आप मैक्रो गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे तो वहाँ पर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लोगे, ओव्यूल की कवरिंग आप देख लोगे, धीरे धीरे कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ वो आप देख लोगे जैसे जैसे आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे। इन शॉर्ट मैं आपको बस ये बोलूंगी कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ लो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन देखो हम हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। पॉलिनेशन में जो इम्पोर्टेंट आपको यही बताया था, एक तो वही है कि टाइप्स ऑफ ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड जीटेनोगैमी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आते हैं। पॉलिनेटर जो है वो ध्यान में रखना कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। और पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट इसमें यह स्टार कर लेना कि पॉलिनेशन के लिए जो प्लांट्स होते हैं जैसे विंड पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जो यहाँ पे प्लांट्स है या जो फ्लावर है, प्लांट्स तो नहीं बोलेंगे, फ्लावर बोलेंगे। तो आपने कहा कि पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिनेशन आप कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन बताइए, ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी बताइए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ईजी है, ठीक है। ये तो बात हुई प्री फर्टिलाइजेशन फेज के बारे में। अगर मैं फर्टिलाइजेशन फेज की बात करूँ यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन में वो सारे टर्म जो हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, हमने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन, और इजी है ये, ऐसा नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हमने पढ़ा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, हमने पढ़ा है मैच्योर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो हमारा सेकेंड फेज आता है उसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है, और बहुत इजी है। हमने कहा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हमने सिंपल बोला पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, देन डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे पास क्या आया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आया है, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तो हमारे पास जाइगोट यहाँ पर आया है। देन इसमें फिर से चेंजेस हुए, मैच्योर एंडोस्पर्म यहाँ पर आता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या देखा है कि जाइगोट जो है वो कैसे एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो देखा जाए तो चैप्टर बहुत लेंथी नहीं है, बस हमें समझना है प्रोसेस को। अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक बार सारे नोट्स देखो अपने, आपके पास नोट्स होंगे, सारे नोट्स देखो, और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके या तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे या हम कोई नया चैप्टर यहाँ पे देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। एक बार आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स लगा लेंगे, अगर नीड होगी तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।